हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन का लेक्चर 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र और उससे जुड़ी संरचना, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टू इट। ओके, तो हम लोग इसमें उत्सर्जन तंत्र और उससे जुड़ी संरचना के बारे में समझेंगे। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने उत्सर्जन के बारे में बताया था कि एक्सक्रिएशन अर्थात उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन व्यर्थ पदार्थ का निर्माण होता है, उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ओके, और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो उत्सर्जित पदार्थ को अर्थात जो हानिकारक पदार्थ को क्या किया जाता है, हमारे शरीर के द्वारा निष्कासित किया जाता है, उन तंत्रों को ही उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ओके, तो जैसे कि मूत्र, जैसे कि हमारे शरीर में बनने वाले जो मूत्र होता है उसकी मात्रा के नियंत्रण के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वह एक उत्सर्जन तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। अर्थात इस प्रकार से कि हम लोग कह सकते हैं कि शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं की फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ या नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ओके, सामान्य वातावरणीय स्थिति में हमारे शरीर से एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र निकलता है। तो सामान्यतः वातावरण की स्थिति में क्या होता है, जो हमारे शरीर से क्या है, लगभग एक दिन में 1.5 लीटर मूत्र निकलता है। यदि वातावरण गर्म और शुष्क हो तो आपने अनुभव किया होगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात इस प्रकार से किस पर डिपेंड करता है, अर्थात एनवायरनमेंट या वातावरण पर डिपेंड करता है कि गर्म और शुष्क हो तो आपने अनुभव किया होगा कि जो मूत्र की मात्रा वो कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि हम लोग चित्र 11 में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शित किए गए उत्सर्जन तंत्र। ओके, तो उत्सर्जन तंत्र ये क्या है, मूत्र के लिए उत्सर्जन तंत्र है। तो आप लोग उत्सर्जन तंत्र का जो डेफिनेशन या जो परिभाषा है उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में मूत्र के बनने और उसकी मात्रा के नियंत्रण के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ओके, तो किसके लिए, जो मूत्र है उसके लिए उत्सर्जन तंत्र इसको प्रदर्शित किया गया। तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र या फिर जो मूत्र का उत्सर्जन तंत्र है वह किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोग इस चित्र में समझ देख सकते हैं, यहाँ पर वृक्कशिरा प्रदर्शित किया गया, वृक्कधमनी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं कि इसका क्या क्या कार्य होता है। ओके, सबसे पहले आता है वृक्कधमनी। ओके, तो वृक्कधमनी क्या होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन गैस है वह बहता है। ओके, जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वह बहता है। तो वृक्कधमनी का कार्य क्या होता है, तो वृक्कधमनी का जो कार्य होता है वो ब्लड अर्थात जो रक्त होता है उसको दोनों वृक्क में पहुंचाता था, इसमें भी और इसमें भी दोनों वृक्क में पहुंचाने का काम रक्त का किसका द्वारा किया जाता है, तो वह है वृक्कधमनी के द्वारा। ओके, वृक्कशिरा, तो वृक्कशिरा के द्वारा क्या किया जाता है, तो वृक्कशिरा के द्वारा जो रक्त होता है उसको वृक्क से बाहर निकाला जाता है। तो वृक्कशिरा के द्वारा क्या होता है, जो वृक्क से जो रक्त होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ओके, वृक्क, तो वृक्क क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वृक्क क्या है। ओके, तो वृक्क क्या होता है, तो हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग एक जोड़ी वृक्क क्या, जिसको किडनी भी बोला जाता है। कि इसी को ही बोला जाता है किडनी। ओके, तो वृक्क को ही क्या बोला जाता है, किडनी बोला जाता है। ओके, ये सेम के बीच की आकृति की और लाल भूरे लाल रंग के होते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसका जो आकृति क्या दिख रहा है, सेम के बीच की आकृति जैसे दिख रहा है एवं इसका जो कलर है वो क्या है, भूरे लाल रंग के होते हैं, जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ओके, तो आज के संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो उत्सर्जी पदार्थों को रोक लेता है। अर्थात यह इसका कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है कि वृक्क मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो उत्सर्जी पदार्थों को रोकने का काम करता है। ओके, मूत्रवाहिनी। ओके, तो मूत्रवाहिनी क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो मानव शरीर उसमें क्या एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पाया जाता है। ओके, तो इसका मेन कार्य क्या होता है, तो मूत्रवाहिनी, प्रत्येक मूत्रवाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होता है एवं मूत्राशय में जाकर खोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो मूत्रवाहिनी क्या है 25 से 30 सेंटीमीटर तक क्या होता है, लंबा होता है, जो मूत्राशय में जाकर खोलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका संग्रहण होता है। तो यहाँ पर आता है मूत्राशय। तो मूत्राशय का क्या होता है, जो मूत्राशय का क्या कार्य होता है, तो यह थैली के समान होता है जिसे मूत्र का संग्रहण होता है। अर्थात मूत्राशय में क्या होता है, जो मूत्रवाहिनी से आने वाले जो मूत्र होता है उसका संग्रहण यहाँ होता है।
मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग क्या होता है? तो मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलता है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। अर्थात मूत्र मार्ग के द्वारा ही जो मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो उत्सर्जन तंत्र अर्थात मूत्र का उत्सर्जन तंत्र होता है इस प्रकार से वर्क करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हमारे उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। तो यहाँ पर है वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। ओके, तो इसका कार्य क्या होता है? वृक्क धमनी का कार्य होता है वह रक्त को किडनी में अर्थात वृक्क में पहुंचाना। वृक्क शिरा का काम होता है जो रक्त है उसको वृक्क से बाहर निकालना। ओके, वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का यह कार्य होता है कि जो उत्सर्जित पदार्थों की क्या करता है? रोकने का काम करता है। कौन? वृक्क। और मूत्रवाहिनी के द्वारा जो मूत्र होता है क्या होता है? मूत्राशय में आता है। मूत्राशय के द्वारा क्या होता है? मूत्र का यहाँ पर संग्रहण होता है और उसके पश्चात जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा क्या है? जो मूत्र होता है हमारे शरीर के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है इसका जो प्रोसेस है वह चलता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वृक्काणु। ओके, तो वृक्काणु कहाँ पाया जाता है? यह क्या जो किडनी अर्थात जो वृक्क है उसके अंदर पाया जाता है। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है जैसे कि वृक्क धमनी की शाखा, बोमन संपूर्ण एंड ग्लोमेरुलस, वृक्काणु भाग, वृक्काणु का नलीकार भाग। ओके, यह है। उसके पश्चात वृक्क शिरा की शाखा एवं संग्राहक वाहिनी। इस प्रकार की जो संरचना होता है वह विक्राणु है। जो विक्राणु है जो कहाँ पाया जाता है? यह वृक्क के अंदर पाया जाता है। तो चलिए वृक्काणु के बारे में समझते हैं कि वृक्काणु क्या होता है। उत्सर्जन अंग की इकाई नेफ्रॉन की संरचना व कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन अंग की इकाई नेफ्रॉन की संरचना व कार्य। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो जैसे कि आप लोग याद रखिएगा कि जो नेफ्रॉन होता है उसको विक्राणु भी बोला जाता है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि विक्राणु या फिर नेफ्रॉन अलग अलग है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। विक्राणु को ही नेफ्रॉन या नेफ्रॉन को विक्राणु बोला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर, इसका जो संरचना पिछले पृष्ठ में देखा था, नेफ्रॉन या फिर जो विक्राणु का संरचना किस प्रकार से होता है। तो कार्य। ओके, तो इसके कार्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि उत्सर्जन अंग की इकाई क्या होता है? तो वह नेफ्रॉन या विक्राणु होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि विक्राणु या नेफ्रॉन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जिस प्रकार की जो फेफड़ों में क्या होता है? कोशिकाओं के आर पार गैसीय क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अर्थात फेफड़ों में क्या होता है? कोशिकाओं से क्या होता है? गैस का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार हमारे वृक्क में कुछ बारीक नलियां होती हैं जिनके आसपास कोशिकाओं के आर पार कई पदार्थों का निष्कासन होता है। हर वृक्क में क्या होता है? हर वृक्क में लाखों ऐसी नलियां हैं जिनको ही वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को विक्राणु नेफ्रॉन समझ में आएगा कि विक्राणु नेफ्रॉन किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे वृक्क में कुछ बारीक ऐसे नलियां हैं जिनके आसपास कोशिकाओं के आर पर कई पदार्थों का निष्कासन होता है। हर वृक्क में लाखों ऐसे नलियां हैं जिनको ही विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, तो चलिए अब इसके कार्य को समझते हैं। अर्थात जो उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन या जो विक्राणु है उसका जो मेन कार्य वह क्या होता है। ओके, तो विक्राणु का जो मेन कार्य यह होता है कि जो वृक्काणु कहाँ होता है? वृक्काणु वृक्क के अंदर उपस्थित होता है। अर्थात वृक्क के अंदर क्या होता है? वृक्काणु। तो जिस प्रकार से क्या होता है वृक्काणु में क्या होता है? प्रोसेस होने के पश्चात जो वृक्काणु में से जो बहकर जो निकलने वाला जो पदार्थ होता है क्या होता है? मूत्र होता है, जो कि मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में इकट्ठा होता है। अर्थात जो वृक्काणु का जो मेन कार्य होता है वह प्रोसेस होने के पश्चात वृक्काणु के अंदर जो प्रोसेस होने के पश्चात जो क्रिया होने के पश्चात जो निकलने वाला पदार्थ होता है मूत्र होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है उत्सर्जन की इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन या वृक्काणु होता है। तो आई होप आप लोगों को उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन की संरचना व कार्य के बारे में समझ आया होगा कि इसका संरचना व कार्य क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जो उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन या फिर विक्राणु होता है और इसका संरचना को हम लोगों ने जाना था। इसके साथ हम लोगों ने इसके कार्य के बारे में जाना कि जो उत्सर्जन अंग की इकाई नेफ्रॉन या विक्राणु का कार्य क्या होता है। तो विक्राणु में क्या होता है? प्रोसेस अर्थात विक्राणु के अंदर प्रोसेस अर्थात क्रिया होने के पश्चात जो बह कर निकलने वाला जो पदार्थ होता है वह मूत्र होता है, जो मूत्र वाहिनी से होता है वह मूत्राशय में इकट्ठा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा उत्सर्जन अंग। इसके साथ ही आप लोगों ने नेफ्रॉन या विक्राणु के बारे में जाना कि नेफ्रॉन या विक्राणु क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।